वो कहते हैं जब दुबई बंदा नया नया आता है ना, तो पहले 3 महीने बंदा दुबई की चस लेता है, हाय हाय हाय। फिर अगले 3 माह दुबई उसकी लेता है चस। नाज़रीन के लिए Ladies and gentlemen, welcome to Dubai, UAE, the city where dreams touch the sky. क्या हो गया है दुबई के हालात को? क्यों दिन ब दिन ये बद से बदतरीन होते जा रहे हैं, खास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए? दुबई के हालात ऐसे नहीं थे। हर बंदा अपनी इज्जत के साथ रोटी कमा रहा था। कुछ ऐसे लोग जिनको ना कुछ चुल होती है, वो चुल उनको पाकिस्तान से उठाती है, दुबई में ले आती है, और फिर दुबई से वो लोग जो है अपने आप को एक तो बदनाम करते ही करते हैं, अपने मुल्क को भी बदनाम करते हैं। सबसे बड़ा फ्रॉड तो आप देख रहे हैं आपका ये जो फ्रीलांस वीज़ास के ऊपर पीआरओ ने कंपनी बनाई है एक खातून के नाम पे। 48% का शेयर होल्डर एक और आदमी है जिसको वो खातून नहीं जानती। तीनों पार्टनर हैं, वो आपस में पार्टनर है, लेकिन उन तीनों का एक दूसरे का नहीं पता। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कसाई छुरियां लेके बैठे हुए हैं उस्मान भाई। यहाँ पे लोग आते हैं, बेड स्पेस के ऊपर रहते हैं। अब वो लोग जब इस सिचुएशन में फंस जाते हैं, अब पार्टनर वीजा का आपको पता है कि जब तक कंपनी बंद नहीं होनी या सारे एम्प्लॉयज उसके कैंसिल नहीं होने, पार्टनर अपने आप को कैंसिल नहीं करवा सकते। नहीं करवा। अच्छा सर, ये जो कंपनी है ये तो हर साल अपना रिन्यूअल करती है या 2 साल बाद रिन्यूअल करती है? लोग इस पर पूछते हैं जी हमारी कंपनियां बन रही हैं, हमारे नाम पे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। अब असल गेम शुरू होती है वीजा लेने के बाद। ये बंदा एक वीजा ले लेता है किसी कंपनी से, वो कंपनी थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है, ठीक है, तो उस बंदे की जो जिसने वीजा लिया हुआ है उसकी क्या हैसियत होगी? उसको अगर अपना वीजा कैंसिल करवाना है या चेंज करवाना है, क्योंकि वो रिन्यू तो करवा नहीं सकता, कंपनी बंद है। एक बंदे ने अपना वीजा लिया हुआ है तो अब उसने कैंसिल भी करवा लिया, तो कैंसिलेशन के बाद उसको यूएई में कितना टाइम मिलता है? उसके अंदर ये डिपेंड करता है कि इमिग्रेशन उसको कितना ग्रेस पीरियड दे। आप क्या नहीं कि आपकी जिंदगी जलालत से भरी हुई है, तो वही देखो माई विच हरकत नहीं होगी, कितु हो गए, ठीक है। ज़ाहिर है जो पैसा फ्रॉड से निकाला जाता है वो फिर कहीं ना कहीं से निकल जाता है। ये तो अल्लाह का कानून है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल फिट फाट होंगे। बगैर किसी ताखीर के आज नई पॉडकास्ट के साथ वही आपका होस्ट, आपका बंदा नाचीज़ उस्मान ज़फ़र मलिक और हमारे गेस्ट जनाब मिर्ज़ा बाबर बेग साहब आपके सामने हाजिर हैं और दुबई के बदलते हुए हालात पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बाबर भाई, इंट्रोडक्शन हो चुका आपका भी और मेरा भी। क्या हो गया है दुबई के हालात को? क्यों दिन ब दिन ये बद से बदतरीन होते जा रहे हैं, खास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए? क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, फोकस हमने पाकिस्तानियों पे करना है। बाकी कंट्रीज के लिए भी मुश्किलात होती होंगी, नो डाउट, बट पाकिस्तानी ही क्यों? हर तरफ पाकिस्तानी, मतलब चोरी चकारी में भी पाकिस्तानी आ रहे हैं, कोई एब्सकॉन्डिंग केस है उसमें भी पाकिस्तानी आ रहे हैं, कोई और उल्टे सीधे जो काम है उनमें पाकिस्तानी जरूर आते। तो क्या कहेंगे आज आप इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो शुक्रिया अगेन। मेरे ख्याल में आपने अपने सवाल का जवाब जो है ना वो अपने इंट्रो में दे दिया। अच्छा, कि क्या हो गया दुबई के हालात को? दुबई के हालात ऐसे नहीं थे, यूएई के हालात बिल्कुल ऐसे नहीं थे। हर बंदा अपनी इज्जत के साथ रोटी कमा रहा था। यहाँ पे लोग जो हैं वो टूरिज्म के लिए भी आ रहे थे, लोग जॉब्स लेने के लिए भी आ रहे थे, लोग अपने बीवी बच्चों का, अपने घर वालों का पेट पाल रहे थे। ठीक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैन पावर अगर देखी जाती थी तो वो पाकिस्तानी थे। लेकिन कुछ हमारे दोस्त, कुछ हमारे प्यार करने वाले, कुछ ऐसे लोग जिनको ना कुछ चुल होती है, चुल आप समझ सकते हैं, ठीक है, कुछ चुल उनको कहीं ना रहने नहीं देती। कुछ चुल उनको पाकिस्तान से उठाती है, दुबई में ले आती है, और फिर दुबई से वो लोग जो है अपने आप को एक तो बदनाम करते ही करते हैं, अपने मुल्क को भी बदनाम करते हैं। उन लोगों की उस चुल की वजह से आज हम इन हालात में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि एक क्रिमिनल माइंडसेट के साथ वो लोग आते हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आके धोखा देना होता है, यहाँ पे लोगों को गुमराह करना होता है। उन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने जाती छोटे से बेनिफिट के लिए, कोई ज्यादा बड़ा बेनिफिट भी नहीं है, छोटा सा बेनिफिट, ज्यादा से ज्यादा 1000, 2000, 3000 दिन की खातिर वो किसी का बेड़ा गर्क करने को भी तैयार हो जाते हैं। उनको कोई मसले वाली बात नहीं। सही हो गया। यही प्रॉब्लम है दुबई के हालात की। इन लोगों की वजह से दुबई के हालात खराब हो।
जैल किस्म के लोग हैं, बात करने का पता नहीं, काम का पता नहीं, लेकिन क्या करेंगे, आपसे पैसे पकड़ लिए, किसी और से पैसे पकड़ लिए, कुछ दे दे के किसी तीसरे के पास जाएंगे, उससे काम करवा लिया और काम भी गलत करवा दिया, लोगों का बेड़ा गर्क करके उनके हाथ में दे देते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा हमें वाकया सुनाएं जिसमें आप ये नाजरीन को भी एक्सप्लेन कर सकें कि ये देखें किस तरह से यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। सबसे बड़ा फ्रॉड तो आप देख लें, आपका ये जो फ्रीलांस वीज़ा के ऊपर, इससे बड़ा फ्रॉड तो है ही नहीं है कोई। वो किस तरह से थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, दुबई के अंदर आपको भी पता है, आप अच्छे से जानते हो, आपको माशाल्लाह इधर आए हुए अरसा हो गया है, कि दुबई के अंदर फ्रीलांस वीज़ा की कोई कैटेगरी नहीं है। फ्रीलांस वीज़ा की कोई कैटेगरी नहीं है, ये इन लोगों ने बनाई हुई है, जो PRO हजरात हैं, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों के नाम है। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो होते हैं, एक कंपनी बना ली, ठीक है, अब फेक कंपनी है, किसी के भी नाम पे वो कंपनी बना ली, उस बंदे को सिग्नेचर तक नहीं करने आते, उसके नाम की कंपनी बना ली। अब उस कंपनी के ऊपर वीज़ास अप्लाई करते थे ये लोग, कोटाज अप्लाई करते थे, कोटा मिल गया, फिर वो कोटाज के ऊपर लोगों को हायरिंग करते थे, उनको वीज़ास देते थे, अच्छी खासी उनसे फीस लेते थे, यानी कि अपना वो एक मार्जिन रखा हुआ था उन्होंने, उसके अंदर वो पैसे बनाते थे, पैसे बना के फिर उसके बाद वो कंपनी खली वली, वो बंद, कंपनी का कुछ पता नहीं है, सही है। ना कंपनी का पता ना PRO का पता, PRO किधर गया। अब रिसेंटली मेरे पास एक केस आया, मैं आज की बात आपको बता रहा हूँ, आपने अच्छा किया सवाल कर लिया, मैं आज की बात बता रहा हूँ। रिसेंटली अभी मेरे पास ये केस आया, PRO ने कंपनी बनाई है एक खातून के नाम पे, उसके साथ कोई और पार्टनर उसने रखा है 48% का शेयर होल्डर। 48% की शेयर होल्डर ये खातून, 48% का शेयर होल्डर एक और आदमी है जिसको वो खातून नहीं जानती। डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी थी, 4% का उसने एक लोकल रखा उसमें शेयर होल्डर। अब वो उन तीनों को एक दूसरे का नहीं पता, जबरदस्त, तीनों पार्टनर है, वो आपस में पार्टनर है, ठीक है, लेकिन उन तीनों का एक दूसरे का नहीं पता। अच्छे पार्टनर है, पार्टनर को अब उनका ही नहीं पता। अब हुआ क्या, PRO ने कंपनी बना दी, उनका डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट नहीं की, कुछ भी नहीं किया, PRO साथ 2 नंबरी के केस में पकड़े गए। अच्छा, वो खैर से पाकिस्तान डिपोर्ट हो गए। अब वो खातून उस सर पकड़ के बैठी हुई हैं कि जी मेरा इस कंपनी में नाम है, अब मुझे पता है मैं क्या करूं, मैंने अपना वीज़ा भी लगवाना है, मेरे पास ना कंपनी का एक्सेस है, ना मैं पार्टनर्स को जानती हूँ, मैं तो किसी को नहीं जानती। अब वो सर पकड़ के बैठी हुई है, अब मुझे बताएं कि इसमें कसूर किसका है। क्वेश्चन ये आता है, कसूर किसका है? क्या उस PRO का कसूर है या उस बंदे का कसूर है कि जो उस PRO के पास है? अच्छे PRO भी हैं जो काम कर रहे हैं अपना, वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को करते हैं, आपको गाइडलाइन देते हैं, आपका कंपनी सेटअप करते हैं, आपको बाकायदा बिजनेस बना के देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फ्रॉडी है जिनका सिर्फ मकसद अपनी दाढ़ी लगाई है। वो दाढ़ी लगाई, आप किसको पकड़ेंगे? अब वो खातून आके यहाँ पे रो रही थी मेरे पास कि मैं क्या करूं। फिर उनको मैंने ये बताया कि इस तरीके से हम जिस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन सवाल वहीं पर आता है, ये तो चले एक केस है, कितने ऐसे केस होंगे जो लोग बचे हुए हैं? ये लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। जो लोग इस चीज़ के अंदर इतने फंस चुके हैं कि उन लोगों को वे आउट का ही नहीं पता कि हम बाहर कैसे निकलेंगे यहाँ से। ये हालात है। बहुत से लोग, अभी एमनेस्टी के ऊपर हमने लास्ट गुफ्तगू की थी एमनेस्टी के ऊपर, और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर हमें रिस्पांस दिया और बहुत से क्वेश्चंस भी पूछे, आपके तवज्जो से भी पूछे, मुझे भी डायरेक्ट कई लोगों ने पूछा कि जी हम क्या करें। तो वही बात जो हमने लास्ट टाइम की थी कि अभी भी लोग फंसे हुए हैं, नहीं पता वे आउट क्या है, निकलना कैसे है, करना क्या है, दे डोंट नो, दे आर टोटली ब्लाइंड। और यही चीज़ है कि यहाँ पे लोग जो हैं, एक तो उनको पता नहीं है करना क्या, दूसरा फिर वो गलत किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। जब ये चीज़ होती है ना, वो लोग फिर उनका जो है ना वो इस्तेहसाल करते हैं। अच्छा बाबर भाई, ये लास्ट हमने एमनेस्टी पे वीडियो डाली थी, उसमें एक हमारे व्यूअर का कमेंट था बकायदा नीचे कि पार्टनर वीज़ा डाला हुआ है, वही जो अभी आपने मसला बताया है कि अब मैं फंस गया हूँ, अपना मैं इधर कर रहा हूँ ना मैं उधर कर रहा हूँ, अब उसका वो बंदा क्या हल निकाले। अब देखें ना, फिर वही बात आगे नहीं पता, किसी के पास जाएगा वो एक ही बात कहेंगे कि जी इतने पैसे ले आओ, सीधी बात है। इधर भाई छुरियां लेके बैठे हुए,
यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कसाई छुरियां लेके बैठे हुए हैं उस्मान भाई। यहाँ पे आप जाएंगे, सबसे पहले आपसे बात करेंगे पैसों की। बिल्कुल। इतने 1000 दिरहम ले आओ, गरीब आदमी कहाँ से ले? उस बेचारे के पास अपने खाने के पैसे नहीं। यहाँ पे जो लोग पेट स्पेस के ऊपर धक्के खाते हैं, आपको पता है किस तरीके से लोग रह रहे हैं, अपना किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल ये पाकिस्तान तो है नहीं। जी। यहाँ पे लोग आते हैं, बेड स्पेस के ऊपर रहते हैं, अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं, काम है नहीं है कोई पता नहीं है। अब वो लोग जब इस सिचुएशन में फंस जाते हैं, जिस सिचुएशन में आपका वो फॉलोअर मतलब उसने कमेंट किया है कि जी मुझे पता है मैं पार्टनर वीज़ा ले बैठा हूँ। अब पार्टनर वीज़ा का आपको पता है कि जब तक कंपनी बंद नहीं होनी या सारे एम्प्लॉयज़ उसके कैंसिल नहीं होने, पार्टनर अपने आप को कैंसिल नहीं करवा सकते। नहीं करवा। आ गया। अब क्या करेगा? इसका वे आउट बताएं आप। अब वे आउट उसका भी हो सकता है। अब उसका वे आउट या तो उसका लोकल उसको निकालेगा जो कंपनी में है, जिसके कंपनी में अगर कोई लोकल है तो वो निकाल सकते हैं उसको, या उसको दूसरा पार्टनर अगर कोई है तो वो निकाल सकता है, वरना वो फंसा हुआ है। और तीसरा यही है कि जब तक वो कंपनी क्लोज नहीं करता वो नहीं निकल सकता, क्योंकि आप कंपनी को लावारिस इधर नहीं छोड़ सकते। कोई भी कंपनी है वो यहाँ पे लावारिस नहीं रह सकती। इतनी ऐसी कंपनियां जो लावारिस पड़ी हुई हैं, वे आउट ही नहीं। अब वो बंदा फंस गया, सस्ते के चक्कर में फंस गया। फंसाया किसने? आपके भाइयों ने। देख रहे भाइयों, आपकी वजह से मुझे बातें सुननी पड़ रही हैं। अच्छा सर, ये जो कंपनी है ये तो हर साल अपना रिन्यूअल करती है या 2 साल बाद रिन्यूअल करती है? कंपनी का जो रिन्यूअल होता है ना वो हर साल के बाद होता है। ठीक है। आपने कंपनी का लाइसेंस बना लिया, पूरे 1 साल के बाद आपका कंपनी का रिन्यूअल होता है। ठीक है। और आपने अगर उसको ज़ाहिर है 3 पार्टनर है जिस तरह आपने बताया, उनमें से तीनों पार्टनर एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एक पार्टनर जो है वो फंस गया या डिपोर्ट होके चला गया यहाँ से, तो जब तक वो साल एंड नहीं होगा वो दूसरा पार्टनर ऐसे ही फिर फंसा रहेगा। वो पार्टनर जो दूसरा है वो साल एंड की बात नहीं है, वो जब तक वो कंपनी रहेगी वो तब तक बचा रहेगा। नहीं मतलब साल बाद कंपनी ने रीन्यू अगर फर्ज करो रिन्यूअल होना है तो ये खातून भी जिनका मैंने जिक्र किया ना, ये भी रिन्यूअल के चक्कर में आई। अच्छा जी रिन्यूअल कराना है। तो मैंने कहा पार्टनर कितने हैं जी आपके? तो मुझे तो पता ही नहीं है। सही है। मैंने कहा किसने की? और फलां पीआरओ ने की। मैं वो किधर है? वो तो पाकिस्तान रिपोर्ट हो गए। मैंने कहा चले बैठ के रोएं अब उसको। यही मजा है जब तक आपके पार्टनर्स, देखिए आप कंपनी यहाँ पे बनाते हैं, आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, इट मीन्स कि आपको पता होता है कि ये मेरा पार्टनर है और मैं इसके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आप गवर्नमेंट के कागजात में ये बता रहे हैं कि ये मेरा पार्टनर है और मैं इसके साथ पार्टनरशिप कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। आप पार्टनरशिप किसके साथ करेंगे? जिसको ज़ाहिर है हम आप जानते होंगे। अगर आप किसी को जानते नहीं हैं तो आप पार्टनरशिप करेंगे उसके साथ? बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। एक थर्ड पर्सन के कहने पे, उसकी बातों में आके आपने अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया। और ठीक ठाक पैसे लेते हैं, बाय द वे ठीक ठाक पैसे लेते हैं, अपनी फीस अलग से लेते हैं ना, और इन्वेस्टमेंट के नाम पे ठीक ठाक पैसे लेते हैं, लूटते हैं। इतना खर्चा नहीं आता जितना लेते हैं। ठीक है, अब उन्होंने पार्टनरशिप बना दी। गवर्नमेंट ऑफ यूएई को तो नहीं पता कि आपने पार्टनरशिप किस तरीके से बनाई है या कौन पीआरओ आपको डस गया। उनको ये नहीं पता। उनको ये पता है कि जस्ट आपने बाकायदा जाकर अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कोर्ट के अंदर आपने उसको साइन किया है, फिर आप पार्टनर बने हैं। बिल्कुल। आप एक दूसरे को जानते हैं। और यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि पार्टनर को जानता ही नहीं है। नहीं जानता। जस्ट अब 2 नंबरी की हुई है पीआरओ ने, या 2 नंबरी ऐसे बंदे ने की हुई है, किसी ने थर्ड पर्सन ने वीजा लेके दे दिया, पीआरओ के थ्रू वो लेके दे दिया जी, बन गए। लोग इस पे खुश हैं जी हमारी कंपनियां बन रही हैं, हमारे नाम पे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, या लोग इस पे खुश हैं जी हमें वीजा मिल रहा है। वीजा मिल गया और दुबई में हम आ चुके हैं। और हम आ चुके हैं जी, हम दुबई के रेजिडेंस हो गए। अब असल गेम शुरू होती है वीजा लेने के बाद। मतलब आपका ये है कि वीजा बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन निकट मुश्किल हो जाता है बंदे का। दुबई मिठी जेल जे, ये तो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। ये आपको पता है दुबई मिठी जेल है। यहाँ पे आना आसान है, बिल्कुल जानना बड़ा मुश्किल है। वो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं ना कि जब बंदा इधर आ जाता है तो एक माह फिर खुल के एंजॉय कर लेता है, फिर अगले माह फिर दुबई उसे एंजॉय करता है। वो हमारे वैसे साहब वो एक बात कहा करते हैं, अच्छा, वो कहते हैं जब दुबई बंदा नया नया आता है ना तो पहले 3 महीने बंदा दुबई की चस लेता है, आय हाय हाय, फिर अगले 3 माह दुबई उसकी लेता है चस, नाजरीन के लिए। ठीक है जी। तो वो
तो जो दुबई को ट्रस्ट देने में कामयाब हो जाते हैं वो फिर टिक जाते हैं। जाहिर है, क्या होता होते वो यार क्यों राउट वो तो आपको पता ही है। देखिए या फिर देखिए आप कुछ भी कर ले, ठीक है, दुबई आपको ऐसे नहीं निकालेगा, लेकिन आपका जीना हराम कर देगा। ना जॉब है आपके पास, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, फिर आप क्या करोगे? या तो नमरियां करोगे या फ्रॉड करोगे। बिल्कुल ठीक है, तो यार क्यों ऐसा काम करना? बिल्कुल मुझे समझ नहीं आती कि आप इज्जत की अगर पाकिस्तान में बैठ के खा सकते हैं तो बैठ के खाएं यार, कम से कम ये फ्रॉड या इन चीज़ों में मत पाएं। ठीक हो गया। हमारा यकीन करे उस्मान भाई, आपके नाजरीन को भी बता दो, मेरा यकीन करें कि रोजाना डेली पाला इन लोगों से पड़ता है ऐसे केसेस के साथ। ठीक। अगर मैं बताऊं ना तो सैकड़ों की तादाद में अभी तक मैंने केसेस देख चुका हूँ, ना सिर्फ पाकिस्तानी नेशनलिटी बल्कि आप कह रहे हैं कि बाकी भी नेशनल्स, किसी को नहीं छोड़ा, सबको डसा हुआ है। खैर से सबको डसा हुआ है, छोड़ा किसी को नहीं है। ये नहीं कुछ मतलब उसके अंदर उन्होंने की डिस्क्रिमिनेशन, फिलिपिनो पकड़ा उसको भी डस दिए, इंडियन पकड़ा उसको भी डस दिए, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, हर तरह के बंदे को उन्होंने डस दिए, छोड़ा किसी को नहीं। अब वहां पे आके प्रॉब्लम ये आ जाती है कि लोग डसे जाते हैं, फिर वो इतने डर जाते हैं बेचारे कि उनको पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। फिर वो कभी पुलिस के पास जाते हैं, कभी इमिग्रेशन के पास जाते हैं। इमिग्रेशन कहती है भाई जाओ, जिसे वीज़ा लिया है उसको जाके क्लियर करो, तुम जानो, तुम्हारा एम्प्लॉयर जाने, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। अब एम्प्लॉयर आपको मिलता नहीं है, कंपनीज बनी हुई हैं, ना एम्प्लॉयर्स को पता एम्प्लॉय का, ना एम्प्लॉय को पता एम्प्लॉयर का, वो वीज़ा उनके पास है। अच्छा बाबर भाई, एक बंदा आपने फ्रीलांस वीज़े की बात की, एक बंदा एक वीज़ा ले लेता है किसी कंपनी से, वो कंपनी थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है, ठीक है, तो उस बंदे की जो जिसने वीज़ा लिया हुआ है उसकी क्या हैसियत होगी? वो इस तरह से फिर लीगल है यहाँ पे? देखिए वीज़ा जो होता है ना, वीज़ा इज बेसिकली कि आपका यहाँ पे रहने के लिए एक परमिट होता है। ठीक है, लीगली एक मुल्क के अंदर, एक कंट्री के अंदर रहने के लिए आपका एक परमिट होता है। वीज़ा आपको भी पता है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा 2 इयर्स का होता है जी। अब क्या होता है कि कंपनीज तो लोग बना लेते हैं, बना के कंपनीज को बंद किया और भाग गए, या उनसे कंपनियां चलती नहीं है, आगे रिन्यूअल नहीं होते। वहां पे आके फिर लोगों का जो इमिग्रेशन है, वो जो एम्प्लॉय है उसको ये थोड़ा सा एज देती है कि उसका वीज़ा नहीं कैंसिल करते, वो वीज़ा कंटिन्यू रहता है 2 साल तक। ठीक है, अब 2 साल के बाद उसको अगर अपना वीज़ा कैंसिल करवाना है या चेंज करवाना है, क्योंकि वो रिन्यू तो करवा नहीं सकता, कंपनी बंद है, बिल्कुल कंपनी बंद है, उसके ऊपर वो रिन्यू नहीं करवा सकता, वो तो वही नहीं रह सकता, वो नहीं हो सकता, एम्प्लॉय है उसका नहीं है, अब भाग गया, उसको पता ही नहीं है। फिर वो क्या काम करते हैं, फिर लेबर डिपार्टमेंट उसकी हेल्प करता है। लेबर डिपार्टमेंट में आप कंप्लेन करते हैं, लेबर डिपार्टमेंट आपको कैंसिलेशन दे देता है लेबर से। फिर आप जाते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में और इमिग्रेशन आपको कैंसिलेशन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से देता है। ठीक। फिर वहां पे आपको फिर अगेन न्यू वीज़ा की तलाश होती, फिर आप पैसे भरते हैं, फिर आप इन लोगों के चक्कर में पड़ते हैं, फिर पैसे लेके फिर वीज़ा रिन्यू कराते हैं। यानी आप क्या नहीं कि आपकी जिंदगी जलालत से भरी हुई है, ठीक है, आप बार बार जलील हो रहे हैं, बार बार पैसे जा रहे हैं, ये एक नेक्सस बन चुका है। यूं कह लें कि जो कुछ कमाया जा रहा है वो इधर ही लोग वापस वीज़े की मद में ही लग रहा है, वीज़े पे ही हम खर्च कहने करते दुबई की कमाई विच बरकत नहीं होगी, कितों हो गए, बस ही। ये बरकत इधर चल रही है। बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर है जो पैसा फ्रॉड से निकाला जाता है वो फिर कहीं ना कहीं से निकल जाता है, निकल जाता ये तो अल्लाह का कानून है, है। सीधी सी बात है। बाकी जो किसी के साथ करते हैं भुगतते वो भी हैं, हालात इनके भी कोई ठीक नहीं है, देखें जाके इनके, ये तो हो ना कि वो खुशहाली इनके ऊपर हो, तो फिर भी मैं कहूँ। अच्छा, एंड पे एक छोटा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, फिर पॉडकास्ट को एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। एक बंदे ने अपना वीज़ा लिया हुआ है तो एम्प्लॉयर नहीं है, तो अब उसने कैंसिल भी करवा लिया, तो कैंसिलेशन के बाद उसको यूएई में कितना टाइम मिलता है उसको, या वो रीन्यू करवाए या फिर कंट्री लीव कर दे? उसके अंदर ये डिपेंड करता है कि इमिग्रेशन उसको कितना ग्रेस पीरियड देती है। ओके, कुछ केसेस में वैसे तो ग्रेस पीरियड 90 डेज है, ठीक है। कुछ पीरियड में 60 डेज भी मिलता है, कुछ में 1 मंथ भी मिलता है, कुछ में 10 डेज भी मिलता है, कुछ में बिल्कुल ग्रेस पीरियड मिलता भी नहीं है, फौरन आपने कंट्री लीव करनी होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका ग्रेस पीरियड कितना है। तो ग्रेस ये कोई बंदा नहीं बता सकता आपको एग्जैक्टली कि आपका कितना टाइम होगा। हाँ, लेकिन जब आपको ग्रेस पीरियड मिले तो कभी भी ये गलती मत करें कि आप उसको ज़ाया करें। विद इन ग्रेस पीरियड आप अपने आप को चेंज करें, अपना स्टेटस, और आप कंट्री लीव करें, या
कोशिश ये करें कि आप अपना स्टेटस कंट्री में रहते हुए चेंज करें, नहीं है तो कम से कम कंट्री लीव करें ताकि इज्जत के साथ आप दोबारा आ सकें, वरना आप नहीं आ सकते, जी सारी ज़िंदगी के लिए आप बैन हो जाएंगे। ज़बरदस्त हो गया बाबर भाई। तो नाज़रीन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप कोई कन्फ्यूजन है, किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप कमेंट कर दें, आपकी कमेंट्स पढ़ी जाएंगी बाकायदा तौर पे और उनका जवाब दिया जाएगा, आपको एक्सप्लेन की जाएगी हर चीज़। किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, हम बैठे ही यहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। आपका हर किस्म का सवाल उसका जवाब दिया जाएगा, हर किस्म की प्रॉब्लम आप कमेंट करें, आपको बाबर भाई पूरी कोशिश करेंगे सेटिस्फाई करने। अब हमें इजाज़त दें, नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।